Very good evening, students. Good evening, everyone. We will start the session within 2 minutes. Let everyone join. उसके बाद start करते हैं जी आज की क्लास. चलिए. Good evening, everyone. Please confirm about the voice and the video. उसके बाद start करते हैं जी आज का session. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Voice check 1 2 3. Voice check 1 2 3. I hope कि आज voice में कोई issue नहीं होगा because आज एक दूसरा स्टूडियो लिया है मैंने उसी वजह से, क्योंकि कल आप कह रहे थे वॉइस का काफी इशू आ रहा था. तो आई होप नाउ इट्स फाइन. चलिए जी, कोई इशू नहीं है तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का टू माय क्लास ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं. तो वी आर डन विद अवर पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमने कंप्लीट कर लिया था. लास्ट सेशन में हमने हमारा जो पार्ट 2 है विच इज इन रिलेशन टू सिटीजनशिप उसको भी कवर अप कर लिया था. कल तो मैंने सभी आपके जितने क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, लास्ट तक वो सारे भी हमने रिजॉल्व कर लिए थे. अब आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा पार्ट 3 विच इज बेसिकली अवर फंडामेंटल राइट्स. आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही हम अपना आर्टिकल 12 भी जो है आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे, और अगर टाइम मिलता है तो आर्टिकल 13 भी मैं आपको आज ही स्टार्ट करा दूंगा. ठीक है जी, डन. तो ये रहेगा आज की क्लास का शेड्यूल. सो स्टार्ट करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मैंने इस पे कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, तो पहले कुछ स्लाइड्स रेफर कर लेते हैं. आफ्टर दैट बेयर एक्ट को भी जो है रेफर करेंगे. ध्यान से सुनिएगा, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं इसके. फंडामेंटल राइट्स आर एनशाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक. ठीक है जी, और इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे टॉपिक्स हैं. इसके बाद आप डीपीएसपीज भी पढ़ोगे, फंडामेंटल ड्यूटी भी पढ़ोगे, बाद में फिर आपके वो पॉलिटी के टॉपिक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सो ऑन. लेकिन अगर कोई एक टॉपिक चुनना हो आंख बंद करके कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है जी. अब सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है क्या, कहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया एंड सो ऑन. अगर आपको याद हो, जब हम सोर्सेज ऑफ हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक किया था, उस सोर्सेज में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स करवाए थे, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स. जब हम यूएस के बारे में बात करते हैं, यूएसए के, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
वहां पर इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बहुत बार पीटी में ये सवाल आपका पूछा जाता है। यूके की जब हम बात करते हैं तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में इसको फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट्स के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन से राइट्स हैं? एज द नेम सजेस्ट, वो राइट्स जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा फंडामेंटल हैं, बहुत ज्यादा बेसिक है। स्टोरी स्टार्ट होती है मैग्ना कार्टा से। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक चार्टर इशू किया था, चार्टर ऑफ राइट्स, जो कि किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने किया था इन 1215, was the first written document relating to the fundamental rights of citizens। आज अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी की, आज हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आज अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी की, आज हम बात करें राइट टू लाइफ की, आज हम बात करें कि आपका अरेस्ट किन केसेस में नहीं हो सकता है, या अरेस्ट होगा तो वो लॉफुल अरेस्ट क्या होगा, एंड सो ऑन, तो आपको शायद लगेगा ये तो बहुत बेसिक चीजें, ऐसा तो होना ही चाहिए। लेकिन दुनिया इतनी सिंपल थी नहीं। सबसे पहले यहां पे शुरू हुआ जब विद्रोह करना स्टार्ट किया इंग्लैंड में लोगों ने, और लोगों ने एक लिस्ट बना के दी। उन्होंने कहा कि आप राजा बने रहो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, और अगर आप ये हमें नहीं दोगे तो ना तो हम आपको राजा मानते, ना आपकी सरकार को कुछ मानते, और आपको जो करना है कर लो, अगर मारना है मार दो, सबको जेल में डालना है डाल दो। इन शॉर्ट की सारी पब्लिक यूनाइट हो गई। अब उन पब्लिक ने जो वो लिस्ट बना के दी थी, वो बाद में आपके किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वही उसी डॉक्यूमेंट को कहा गया मैग्ना कार्टा, जहां से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको नाम दिया फंडामेंटल राइट्स। अब अगर हम बात करें कि सर ये फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी नेशन की, तो उसकी नेशन की डेवलपमेंट कब होती है? जब उसके सिटीजन्स की डेवलपमेंट होती है, राइट? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करता हूं, तो अगर मेरी और आपकी डेवलपमेंट होती है, तो क्या हम कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे? ऑब्वियसली यस। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल आ जाता है इसका, टैक्सेस का। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सिटीजन्स हैं, इनकी डेवलपमेंट हो कैसे सकती है? What is that procedure जिससे इनकी डेवलपमेंट हो सकती है? तो तब आता है कि आपको इनको बेसिक राइट्स देने होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी राजस्थान की नोटिफिकेशन आई हुई है। अगर उस नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा हो कि आप और आपके नाम से, कि आप तो फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या इस रिलीजन से या इस कास्ट से बिलोंग करते हो, या आपका सेक्स मेल या फीमेल है, क्योंकि फीमेल है तो इस वजह से आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हो, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे वहीं पर बंद हो गए। क्या आपकी डेवलपमेंट होगी? अगर आप कुछ बोलना चाहते हो किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, आज के बारे में भी अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में काफी हॉट बर्निंग इश्यूज होंगे, ठीक है, तो अब आप क्या उस पर अपनी कोई पोस्ट डाल सकते हो? चाहे वो एक्स पर पोस्ट आप डालना चाहो, या किसी और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर, या आप कहीं पर स्पीच देना चाहो, तो क्या दे सकते हो कि आप क्या सोचते हो किसी भी मुद्दे के बारे में, ठीक है? तो क्या अगर वो आपको ना करने को दिया जाए तो क्या आपकी डेवलपमेंट हो पाएगी? राइट टू लाइफ मतलब कभी भी किसी को कहीं पर भी मार दिया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे इस तरह की सोसाइटी में जहां पर आपको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते हैं? तो आंसर आता है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें यह भी बनता है कि आप पूरी दुनिया में उन कंट्रीज को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपको ये देखने को मिलता हो कि सर ये तो बिल्कुल ही कंट्री ना बर्बाद होने की पूरी राह पर चल रही है। वहां पर आप देखोगे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स या तो होंगे ही नहीं, या अगर ऑन पेपर है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं।
एक कॉमन फैक्टर ये देखा जाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि वो बेसिक राइट्स जो आपको सिटीजन्स को देने होंगे ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके और उनकी डेवलपमेंट से नेशन की डेवलपमेंट हो सके। तो आई होप कि फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर मैं आपको 2 लाइंस भी लिखवाऊंगा जो कि पीटी में आपके पेपर में आती भी हैं। हेडिंग दीजिएगा द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 2 लाइन लिख लीजिए इस पे। हेडिंग दीजिएगा द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में भी मैं इसको बोल दूंगा उसके बाद। द फंडामेंटल राइट्स are named so because the fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected. They are guaranteed and protected by the Constitution, which is fundamental law of the land. मैं रिपीट कर रहा हूं, द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर guaranteed and protected by the Constitution, which is fundamental law of the land. एक बार मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इस पर कुछ बोल देता हूं। फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल राइट्स इसलिए रखा गया है क्योंकि इनको जो है गारंटी दी गई है और इनको प्रोटेक्ट जो कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सबसे बेसिक लॉ है। अब इसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 पढ़ लिया है, अब मुझे बताइए कोई भी लॉ, चाहे वो आपका सिविल लॉ हो चाहे वो आपका क्रिमिनल लॉ हो, मुझे बताइए क्या कोई भी ऐसा लॉ, सिविल में कोई भी ऐसा प्रोविजन हो सकता है या क्रिमिनल लॉ में ऐसा प्रोविजन हो सकता है जो कि आर्टिकल 14 को वायलेट कर दे? क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आईपीसी पढ़ते हो तो क्या आपने कहीं कोई ऐसा प्रोविजन पढ़ा कि ये कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के लोग ऑफेंस करेंगे तो ज्यादा पनिशमेंट होगी, बाकी करेंगे तो कम पनिशमेंट होगी? क्या आईपीसी में कोई इस तरीके का प्रोविजन आपने पढ़ा? सिमिलरली सिविल लॉ में क्या आपने कोई ऐसा प्रोविजन पढ़ा जिससे आपको लगा हो कि यहां पर आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है? आंसर इज नो। तो इस प्रोसेस से हमने क्या एस्टेब्लिश किया? हमने ये एस्टेब्लिश किया कि आर्टिकल 14 आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, आपका फंडामेंटल राइट है, विच मींस कि अब आपका कोई भी लॉ, देश में कोई भी कानून, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। एक रीसेंट तो नहीं कहूंगा, 2018 का एग्जांपल है आपके अडल्ट्री का। आप सभी को याद होगा अडल्ट्री सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी में ऑफेंस था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है क्योंकि वन ऑफ द रीजन ये है, और भी रीजन है लेकिन वन ऑफ द रीजन ये है कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता था, वो आर्टिकल 21 को वायलेट करता था, वो आर्टिकल 19 को वायलेट करता था। किस तरीके से वायलेट करता था कि सर जो मैन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट तो अडल्ट्री हो रही है, लेकिन क्या वुमेन के अगेंस्ट भी अडल्ट्री हो सकती है? आंसर इज नो। क्यों नहीं सर, हो ही नहीं सकती है। सो दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड सो ऑन। आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। अब अगर हस्बैंड अलाउड कर देता है कि मेरी वाइफ के साथ कोई भी मिस्टर एक्स जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, तो उन सर्कमस्टांसेस में फिर वो अडल्ट्री ही नहीं माना जाएगा। तो इन शॉर्ट आप वाइफ जो कि एक ह्यूमन बीइंग है उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो? एज अ गुड्स, सामान की तरह। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा ना, वही वाला गुड्स, ठीक है। तो जिसमें एक स्टेटमेंट भी कही गई थी कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ द वाइफ, ठीक है, वाइफ एक ह्यूमन बीइंग है। तो उसका आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आंसर इज यस। तो इस तरीके से ये मीनिंग है आपके फंडामेंटल राइट्स का। अब इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा।
जैसे ही आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, तो एक सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, विच मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स का स्कोप क्या है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछ ले, नेचर आपसे पूछ ले, स्कोप आपसे पूछ ले, या इवन किसी भी तरीके से अगर फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन है तो जो इसका आंसर है वो वहां पे फिट ऑन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले इस सवाल को समझते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे आएंगे, ठीक है। हाँ जी, 303 भी 303 कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए सुनिएगा, अभी मैं एक बार कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, लेट मी एक बार मैं अच्छा खासा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लूं, आफ्टर दैट आई विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। वो साथ साथ में टॉपिक वाइज चलते रहेंगे, ठीक है। सुनिएगा, पहले इस सवाल को समझते हैं। सर अगर हम ऐसा कर ले कि हम मान लीजिए आपके पार्ट 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ठीक है, और हम कोई और लॉ बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एक्ट 2024, और उसके अंदर यही सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स डाल देते हैं। तो मेरा सवाल है आप सभी स्टूडेंट से कि क्या कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इन शॉर्ट हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स अगर ना हो और एक हम अलग से लॉ बना दे, फंडामेंटल राइट्स एक्ट, जस्ट अ सेकेंड, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, FR एक्ट, फंडामेंटल राइट्स एक्ट 2024, तो मुझे बताइए कि क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या कोई इशू है, या आप कहोगे सर तब भी हमारा काम उसी तरीके से चलेगा जैसे कि अभी चल रहा है। अब आप मुझे बताइए प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बताइए फटाफट से। ओहो शिट, अरे आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख रहे हैं प्रॉब्लम होगी। कोई ये बता सकता है प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी क्या? कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैन नॉट बी अमेंडेड। फंडामेंटल राइट्स में तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, आप कह रहे हैं अमेंडमेंट नहीं हुई है। मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको। फंडामेंटल राइट्स में 21A, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, कुछ रिपील्ड भी हुए हैं, तो अमेंडमेंट तो हुई है फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव है। चलो मैं आंसर कर रहा हूं और रीजन भी दे रहा हूं, आप मैच ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है तो इट इज बेटर। अगर इस तरीके से एक्ट बना दोगे तो एक्ट का तो कुछ भी किया जा सकता है। यहां पर अगर आपको अमेंडमेंट लेकर आनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आनी होगी, और यहां पर तो कोई स्टेट अमेंडमेंट भी आ सकती है, कोई स्टेट अमेंडमेंट भी आ सकती है। पार्लियामेंट भी चुटकी बजाकर आपके कोई भी लॉस चेंज कर सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। जब लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माइंड में ये बात थी कि आज तो हमने ये लॉ बना दिया है, लेकिन कल को अगर किसी ने बदल दिया तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होना चाहिए। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि चुटकी बजाकर आप उसको बदल दो, और इतना रिजिड भी नहीं है कि ये तो चेंज होगा ही नहीं। विच मीन्स कि एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आप कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर ये एक लॉ रहेगा तो इसको तो कोई भी कभी भी कुछ भी बदल देगा। अब मुझे बताइए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पार्ट है तो उन सर्कमस्टांसेस में कोई भी लॉ इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये एक लॉ है
तो फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें सेविंग क्लॉज है क्या नहीं है, विच मीन्स जो कंक्लूजन निकलता है, दैट कंक्लूजन सेज कि पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका फंडामेंटल राइट्स का है कि ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं ना, वो लेजिस्लेचर बहुत इजीली अल्टर्ड कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लेकर आनी होगी। इसके पॉइंटर्स बना लेते हैं। चलिए इसका चार्ट बनाते हैं। मैं इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए एक चार्ट बना रहा हूं, तो आप भी ये बना सकते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है जी, तो 5 पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है आपका फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इन पॉइंट्स को। थर्ड पॉइंट है आपका फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी किए जा सकते हैं, वो पॉइंट भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के पास दोनों चीजें हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट आता है आपका सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब सुनिएगा एक एक की एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। सबसे पहला, फंडामेंटल राइट्स को गारंटी किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। किस तरीके से गारंटी किया है? आपने एक मैक्सिम भी सुना होगा, उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। बहुत ही फेमस मैक्सिम है, आप सिविल लॉज में भी पढ़ते हो बहुत ज्यादा। इसका क्या मतलब होता है? सर, उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब होता है अगर मैं आपको कोई राइट दे रहा हूं तो मैं साथ में रेमेडी भी दूंगा, विच मींस कि अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास राइट टू इक्वालिटी है तो मुझे यह बताना होगा कि अगर आपके इस राइट टू इक्वालिटी को किसी ने भी वायलेट किया तो आपके पास रेमेडी क्या है, और रेमेडी आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, जो कि हम अगेन ये टॉपिक तो अलग से ही पढ़ेंगे इसी पार्ट में, जब आपको रिट्स कराए जाएंगे जिसमें हबीस कॉर्पस, सर्टियोरारी एंड सो ऑन, वो सारे पॉइंट्स आपके आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको हम रिट्स दे ही ना, तब इसका मतलब अगर वॉयलेट कर भी देगा तो आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। दूसरा सुनिए, फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब अगर हम कहते हैं कि कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजंस हैं, कुछ हैं जो कि सिटीजंस को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एलियंस को भी मिलेंगे, जैसे कि आर्टिकल 14 और 21 जो कि बहुत ही बेसिक है, वो तो अगर कोई फॉरेनर होगा तो उसको भी मिलेंगे, नहीं तो सिटीजंस को तो सारे मिलेंगे। लेकिन आपने कोई ऐसा फंडामेंटल राइट पढ़ा है जो कि किसी पर्टिकुलर, जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन मिल रही हो कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट या कम्युनिटी या आपकी जुरिडिक्शन, कि आपको मिलेगा किसी और को नहीं मिलेगा? तो आंसर इज नो, फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल। जहां पर लिखा हुआ है एवरी पर्सन, तो वहां पर आपको एवरी पर्सन ही देखने को मिलेगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट सुनिएगा, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट। आपका जैसे ही फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, पहला टॉपिक आता है आपका आर्टिकल 12, जिसमें कि स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो स्टेट के पास तो हम तभी जाएंगे कि स्टेट का मतलब क्या है। इन शॉर्ट, चलिए आपसे ही सवाल पूछता हूं। संदीप खत्री, मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। मेरा एक ऑफिस है और मेरा प्राइवेट ऑफिस है, ठीक है, और मैंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि whosoever is interested, तो आप आ सकते हैं और जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने वो नोटिफिकेशन पढ़ी और आप आ गए, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि उस नोटिफिकेशन में मैंने साफ साफ लिखा हुआ था कि आई एम लुकिंग फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। लेकिन वो जॉब ऐसी है जिसको फीमेल भी कर सकती है। अब आपने कहा ये तो मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, तो मुझे बताइए कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को मेरे ऑफिस में सिर्फ मेल ही चाहिए, मैं फीमेल को रिक्रूट नहीं करूंगा, जबकि वो काम फीमेल्स भी कर सकती हैं, तो मुझे बताइए कि क्या ये आपके आर्टिकल 14 का वायलेशन है? आंसर इन द कमेंट्स बताइए जी, क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया आपके? मोस्टली स्टूडेंट्स ने नो लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने यस लिखा है। बहुत बढ़िया। अब मेरा जवाब सुनिएगा और उसके रीजन से अपने आंसर को मैच ऑन कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब मैं बात करता हूं संदीप खत्री ऑफिस की, तो क्या पहली चीज आपको देखनी होगी, क्या संदीप खत्री ऑफिस स्टेट है? तो आंसर इज नो। तो अगर मान लीजिए मैं अपने घर के लिए एक हाउस हेल्प ढूंढ रहा हूं और मुझे फीमेल ही चाहिए, जबकि हाउस हेल्प का काम तो मेल भी कर सकता है, तो उस केस में भी, और जो मैंने पहले एग्जांपल लिया कि मुझे तो अपने ऑफिस के लिए सिर्फ मेल ही कैंडिडेट चाहिए, उसमें आपके किसी भी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा। तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि ये जो है आप किसके अगेंस्ट एनफोर्स करोगे आर्टिकल 14 को, तो ये हम स्टेट के अगेंस्ट ही करेंगे। लेकिन अब अगर मैं इसी उसको चेंज कर दूं और मैं कहूं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन निकाली और उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेल ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती है, तो जो राजस्थान हाईकोर्ट है, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है? आंसर इज यस। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही होती है, जब वो जुडिशियल फंक्शंस कर रही होती है, तब वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आती। ये हम स्टेट के टाइम पे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस स्टेट की इंपॉर्टेंस है क्या। इसी पॉइंट के साथ एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज कि सर क्या इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर ही नहीं सकते हैं? इंडिविजुअल इन द सेंस कि संदीप खत्री एक इंडिविजुअल है, तो उसी तरीके से किसी इंसान के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर आता है कि यस, देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं छुआछूत, ठीक है, विच मीन्स बेसिकली कि अगर आपने मुझे टच कर लिया, मतलब आप मुझे टच कर ही नहीं सकते, ठीक है, पहली बात तो, और टच कर लिया तो मतलब तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि तुमने मुझे टच कैसे कर दिया। तुम तो उस कम्युनिटी से आते हो जिस कम्युनिटी की तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते एंड सो ऑन, तो आप पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनमें आपको अलाउड नहीं होता आना, जैसे किसी मंदिर में नहीं आने दिया जाएगा, या गांव का एक कुआं है तो वहां से आप पानी नहीं ले सकते, आपका जो घर होगा वो गांव के बिल्कुल आउटर में होगा, ठीक है, और आपकी वो गिनी चुनी जॉब्स होंगी जो ही आप गांव के लिए जो काम करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो हमारे देश की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन अब बहुत हद तक हमने उस पर काबू पा लिया। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर जनरल स्टेटमेंट आएगी तो वो आएगी इट एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट। आगे बढ़ते हैं जी। फंडामेंटल राइट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो देखिए, एक लिखने का ना एक तरीका होता है किसी भी आर्टिकल को, या जब आप पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज को, ठीक है, तो कुछ आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में है, कुछ आपको मिलेंगे जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट में है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप
आर्टिकल 15 क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो वहां पर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट की जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी होगी ना, इंग्लिश लैंग्वेज में आप कैसे पढ़ते थे कि कुछ है पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ है नेगेटिव सेंटेंस है। आप ऐसा नहीं कर सकते तो मतलब आपको कुछ करने से रोका जा रहा है, दैट इज योर नेगेटिव। पॉजिटिव ऐसा आपको करना है, ठीक है, दैट इज योर पॉजिटिव। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का रूल है कि अगर आप पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव अपने आप निकालना है कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो मतलब इससे अपोजिट जो होगा वो आपको नहीं करना है, और अगर ऐसा नेगेटिव ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब जो इसका पॉजिटिव होगा वो आपको करना है। इसको हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इंटरप्रिटेशन के रूल्स। तो पॉजिटिव दिया हुआ तो उसका नेगेटिव आपको खुद निकालना होगा, नेगेटिव दिया है तो उसका पॉजिटिव निकालना होगा। आगे बढ़िए जी, लास्ट, क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी? अब इमरजेंसी क्या होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टाइप्स के आपके इमरजेंसीज हैं। अब इमरजेंसी जब लगती है विच मींस कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो उस टाइम पे, ठीक है, क्या आपको आपके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे? ठीक है, तो आंसर इज नो, उस टाइम पर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन क्या मुझे कोई बता सकता है कोई 2 आर्टिकल्स हैं जो कि तब भी सस्पेंड नहीं होंगे? बहुत बार पीटी का सबसे रिपीटेड सवाल आपके एग्जाम में आता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी लगने पर भी सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 20 एंड 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आपके इमरजेंसी लगने पर भी सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक चार्ट है जो आपको बनाना होगा टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स, विच मींस कि आपको आर्टिकल 14 से लेके और आर्टिकल 32 तक, ठीक है जी, आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 32 तक किसी भी आर्टिकल में आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। ये आर्टिकल्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। किस तरीके से इनको याद कर सकते हो, तो आप उसके लिए एक चार्ट बना सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई थिंक मेरे पास इसका चार्ट है, एक सेकंड रुकिएगा, ऑलरेडी शायद है, एक मिनट दीजिएगा। ये भी एक बार पढ़ लेते हैं, ये मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, तो यहां से भी आप डिक्टेशन ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये भी बता चुका हूं। दीज राइट्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब आपको ये सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। ठीक है जी, डन। जिसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, पूरी दुनिया के सबसे वो देश के एग्जाम्पल ले लो जो बिल्कुल ही बर्बादी की राह पे चल रहे हैं, वहां पर आप देखोगे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स आपको या तो मिलेंगे ही नहीं, या मिलेंगे तो सिर्फ ऑन पेपर होंगे, वैसे किसी की नहीं पड़ी है। ठीक है, हाँ, दिस इज योर द फंडामेंटल राइट्स, आपकी क्लासिफिकेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 6, पीटी में सवाल पूछा जाता है कितने फंडामेंटल राइट्स, तो राइट टू इक्वालिटी ये आपका चलता है 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ये अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, जिसमें बेसिकली आप रिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। ठीक है, अब इसी चार्ट को एक दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ओरिजिनली कितने थे।
ठीक है जी। ओरिजिनली कितने थे, आई थिंक होगा इसमें, हाँ। तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडेड राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, जो पूरी आपको सुनाई जाएगी कि कैसे राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका पहले एक फंडामेंटल राइट था, फिर किन रीजंस की वजह से इसको जो है आपका रिपील कर दिया गया। ठीक है जी। और अब जो है करंट स्टेटस है वो ये है कि ये एक लीगल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 300A में। ये हम डिटेल में करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आई थिंक हो गया। डन। अब मुझे बताइए जी, इंट्रोडक्शन में किसी को कोई इशू, फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 12 को शुरू करते हैं। बताइएगा यहां तक अब कोई इशू? अगर ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर होता है? भाग्यश्री, आपको आर्टिकल 368 पढ़ना होगा इसके लिए। ठीक है, चार्ट दिखा दीजिए। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी तो घबराइएगा मत, ये आपको क्लास के उसमें ही मिल जाएगी नीचे। ओके, आदित्य जोशी ने एक सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है इनका, बल्कि ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इस पे मैं डिस्कशन कर लेता हूं। जोशी जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इस पे मैं डिस्कशन करूंगा। हाँ, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आर्टिकल 21 भी आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अनटचेबिलिटी का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो हम साथ में कराते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन का चार्ट आपके सामने है। ठीक है, चलिए एक डिस्कशन सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके फैक्चुअल ये मैं आपको इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी ना करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ये पूछा है ना कि कौन सी कमिटी ने दिया है, कौन सी कंट्री से आया है, ग्रेवल ऑस्टिन ने फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा है, किसी और जूरिस्ट ने फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा है, ये फैक्चुअल चीजें, ये भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए एक ही सवाल आया। अब मेरे को अब कोई क्वेश्चन ना लिखे, लेट मी कंप्लीट दैट। जोशी जी ने एक सवाल पूछा है कि सर जो राइट टू हेल्थ है, और दूसरा क्या पूछा था, एक सेकेंड, राइट टू हेल्थ के बाद क्या था, एजुकेशन। ठीक है, याद आ गया मुझे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा डिस्कशन निकलेगा यहां से। इन्होंने कहा सर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो ठीक है, लेकिन हमारा जो राइट टू हेल्थ है और राइट टू एजुकेशन है, तो ये भी तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, हक होना चाहिए। अब मैं पहले इस क्वेश्चन की हिस्ट्री आपको बताता हूं। स्कूल में हमारा एक टॉपिक होता था 3 बेसिक नीड्स, हिंदी में कहते थे 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, याद आ गया, फूड शेल्टर क्लोथ्स। इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट में हमने 2 चीजों को ऐड ऑन किया बाद में। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज हुआ कि भैया रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ भी चाहिए। ये हमने समझा ना कि भाई बिना एजुकेशन के आप सरवाइव कैसे करोगे, और बिना हेल्थ के भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमारी बेसिक नीड्स हो गई 5। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई कीजिए। सर राइट टू हेल्थ, तो क्या राइट टू हेल्थ, अब राइट टू हेल्थ के लिए आपको कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या ये आर्टिकल 21 में इंक्लूड नहीं हो जाएगा? राइट टू लाइफ, लाइफ इतना बड़ा, अब लाइफ, और वो भी डिग्निफाइड लाइफ, इसके अंदर यूं लगा लो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। तो आपका जो राइट टू हेल्थ है वो आर्टिकल 21 में आ जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाइए राइट टू एजुकेशन।
तो राइट टू एजुकेशन के लिए अब देखिए अलग अलग, अब इसमें थ्योरीज अलग अलग आती हैं। राइट टू एजुकेशन जब आप बात करते हो तो पहले तो आपका दिमाग जाना चाहिए आर्टिकल 21A पर। लेकिन जब आप आर्टिकल 21A पढ़ोगे तो फिर आप कहोगे सर मैं और आप तो नहीं। अब मान लो संदीप खत्री आज पढ़ना चाहता है, अब जैसे मैं मास्टर्स तो ऑलरेडी कर चुका हूं, अब अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो पीएचडी करूंगा। अब क्या मेरी पीएचडी करना मेरा फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि मुझे पीएचडी कराओ? और कराएगा कौन? अब पीएचडी में तो कॉस्टिंग भी आएगी। अब भाई पीएचडी करने के लिए मान लो सीट गवर्नमेंट के पास है 50, बच्चे खड़े हुए 50,000 और वो कह रहे हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, करवा पाओगे? तो आपको प्रैक्टिकलिटी भी देखनी होती है। और पीएचडी कराना मतलब आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उनको रिसर्च करने के लिए भी कुछ दोगे, एजुकेटर्स भी देने होंगे, उनकी भी कॉस्टिंग आएगी, किन किन को करा लोगे? तो इसीलिए हमने कहा कि देखिए पीएचडी करना एंड सो ऑन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक एजुकेशन मुझे बताओ, अगर किसी की 10th क्लास भी अगर नहीं होती, 5th 6th तक की भी अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो अगर क्या वो उसका कोई फ्यूचर आपको दिखेगा? तो उनके लिए हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट जरूर बनाया है। लेकिन हाँ, आपको इसमें डीपीएसपी भी जरूर मिल जाएगा, विच मींस कि कल को जैसे कुछ कंट्रीज है जहां पर आप पीएचडी भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज के काफी एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हो कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने लोगों को उस तरीके से चीजों को करवा सकते हैं। इंडिया में बिकॉज ऑफ द, एक तो आपका पॉपुलेशन ही हो गया, फिर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो गए, तो फिर आप किस तरीके से फंडामेंटल राइट बना दोगे? तो यहाँ पे लिखने से पहले ना आपको प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ती है। आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी इसकी। आगे बढ़ जाते हैं जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं आर्टिकल 12। बेयर एक्ट में से ही निकाल लेते हैं आर्टिकल 12 को। एक मिनट दीजिएगा, आज मैं पानी लाना भूल गया हूं। देखिएगा, आई होप एवरीवन कैन सी। अपना बेयर एक्ट भी साथ में अगर मार्क करना हो तो ओपन करके रखिएगा, ठीक है जी। चलो आ गए जी फंडामेंटल राइट्स पे। एक सेकंड, मेरी ना स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही है, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। आई गेस इट्स डन। चलिए जी, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, वॉइस और वीडियो डन, ठीक है। वॉइस चेक 1 2 3, वीडियो डन। स्टार्ट कर लूं आर्टिकल 12? चलो ठीक है, बस यस आ गया, ठीक है, बाकियों को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट 3 पहले ही बता चुका हूं, सारे पार्ट्स याद कर लेना, पीटी में पूछते हैं। किसके बारे में डिस्कस करता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। 12 क्या बात करता है? डेफिनेशन, ठीक है, डन। इन दिस पार्ट मतलब ये पार्ट 3 के बारे में बात कर रहा है। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब अगर इस पार्ट में, जब पूरे पार्ट 3 में जहां पर भी आप द वर्ड स्टेट देखेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा? वो एज पर टू आर्टिकल 12 होगा। लेकिन अगर उस किसी आर्टिकल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि स्टेट का मतलब यही है, तो फिर वहां पे 12 को नहीं माना जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये ब्लू लाइन का क्या मतलब है? ब्लू लाइन का मतलब है कि देखिए, जनरल रूल तो ये है कि जब पार्ट 3 आप पढ़ोगे, स्टेट का मतलब, स्टेट वर्ड जहां जहां पर भी लिखा हुआ आएगा उसका मतलब यही होगा। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्टेट का मतलब यही है,
तो उस केस में वो मतलब वही माना जाएगा, फिर ये मतलब नहीं अप्लाई होगा। अब देखते हैं स्टेट का मतलब क्या है। वापस से आ जाओ रेड पर ही। द स्टेट इंक्लूड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्लूड्स। जब भी आप डेफिनेशन क्लॉज पढ़ें तो याद रखिएगा दो टाइप की डेफिनेशंस होती हैं। एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन का मतलब स्टार्ट होता है मीन्स से, इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, वो कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर आपकी डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है जी? इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि अगर मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए मैं एक वर्ड ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिफाइन करो, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूड्स कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल एंड सो ऑन। मैंने 3-4 चीजें और लिख दी। अब मैंने इंक्लूड वर्ड यूज किया तो मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो मैंने लिस्ट में नहीं भी लिखा वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। ये मतलब होता है इंक्लूड्स का। इसका एक अगर और आपको एक और अच्छा एग्जांपल दूं तो आप सबने अगर आईपीसी पढ़ा होगा तो उसमें सेक्शन 11 पढ़ा होगा, याद आया किसी को? Section 11 is basically your term person. तो the term person includes company, corporation और body of persons, whether incorporated or not. इसका मतलब उसमें वो सब तो आ ही जाएंगे, human being भी आ जाएगा। तो human being भी पर्सन में आता है क्योंकि वहां पे इंक्लूड्स लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से यहां पर भी इंक्लूड्स ही लिखा गया। अब इसमें आता कौन कौन है? डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, याद करने में इजी होगा। द गवर्नमेंट, ठीक है जी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल और अदर अथॉरिटीज। अब इसको याद करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे याद करना हो तो मैं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बेसिकली आप कह सकते हो यूनियन ब्रैकेट में, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही आ जाएगा उसका लेजिस्लेचर, जिसको आप कह सकते हो पार्लियामेंट, ठीक है। फिर तीसरा आ जाएगा आपका गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, तो मतलब ये बेसिकली बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की। और चौथा आ जाएगा आपका द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, अगर आपको लगता है आपके पास इस चार्ट से बेटर चार्ट है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। सिर्फ अपने दिमाग में बात चीजें बिठानी कैसे, याद कैसे करनी है, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाता है फिफ्थ, लोकल और अदर अथॉरिटी, ठीक है जी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब आपके जो हैं, अगर ये इनके बारे में बात की जा रही है तो ये बेसिकली आपकी स्टेट है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके स्टेट में फॉल कर जाए। यूपीएससी, ठीक है जी, तो क्या यूपीएससी स्टेट होगा या नहीं होगा? डन। बेसिकली यूपीएससी क्या कर रहा है, आपके किसके अंडर आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है जी। कोई भी अगर अथॉरिटी आएगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी आएगी, तो क्या आप उसको स्टेट कहोगे या नहीं कहोगे? अब जब आप ये पूरा का पूरा चार्ट पढ़ते हो तो ये समझ में आता है कि सर अगर एग्जाम में कोई सवाल आया किसी भी अथॉरिटी का तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये स्टेट है या ये स्टेट नहीं है? इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट है, सुनिएगा। इसकी पूरी साइटेशन भी मैं दे दूंगा, बट दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज प्रदीप कुमार विश्वास केस,
ठीक है, इसकी फुल साइटेशन भी आपको मिल जाएगी। अब ये केस लैंडमार्क क्यों बना? क्योंकि बेसिकली इस केस ने हमें बताया एक टेस्ट, जिस टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो अथॉरिटी क्या वो स्टेट के अंडर आएगी या नहीं आएगी। वो टेस्ट था क्या? सुनिएगा। हम उस ऑर्गेनाइजेशन को 3 फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज फाइनेंस, द सेकेंड फैक्टर इज एडमिनिस्ट्रेशन, and the last factor is functionality. एक एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं साथ में। उसी के ये अप्लाई कर लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ LIC। हमें ये जानना है कि LIC स्टेट है या नहीं है, तो हम इस टेस्ट को अप्लाई कर लेंगे कि फाइनेंस, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। क्या इनका किसी इंडिविजुअल का अपना पैसा है या ये गवर्नमेंट फंडेड है? जैसे कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होते हैं जो सेमी फंडेड होते हैं, कुछ होते हैं कंप्लीटली फंडेड होते हैं। तो इनका पैसा कहां से आ रहा है? अगर पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, कौन सी गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से एंड सो ऑन, तो वो आपका क्या बन जाएगा? मतलब फाइनेंस के केस में हमारा टेस्ट पास हो गया है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मेरा एक प्राइवेट ऑफिस है तो मैं उस प्राइवेट ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से करूं, कितने भी बंदों को रखूं एंड सो ऑन, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड गवर्नमेंट कर रही है तो इसका मतलब वो स्टेट है। लास्ट, फंक्शनैलिटी। आप काम क्या कर रहे हो? क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, या फिर गवर्नमेंट के फंक्शंस अगर आप कर रहे हो तो आप स्टेट हो। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं संदीप खत्री एंड एसोसिएट्स करके मैं अपना ऑफिस खोल लेता हूं और वहां पे मैं कंसल्टेंसी चला रहा हूं, तो मुझे पैसा कौन दे रहा है? मेरा अपना ही पैसा है, या मैंने लोन पे भी अगर उठाया तो वो मेरा अपना पैसा है, वो मुझे सरकार ने नहीं दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे कितने एसोसिएट्स होंगे, कितने इंटर्न्स होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? कौन सा बंदा कौन से केस लेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। फंक्शनैलिटी में कहीं पर भी आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। फंक्शनैलिटी, मैं क्या फंक्शन कर रहा हूं? तो मैं अपने पहले तो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, बाद में वो जो पब्लिक गुड एंड सो ऑन वो सारे काम आएंगे। तो अगर इन तीनों चीजों में आपको देखने को मिलता है कि हाँ देयर इज अ रोल ऑफ स्टेट इन तीनों में, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेट है। और अगर इन तीनों में आपको स्टेट देखने को नहीं मिलता है तो फिर आपका ये स्टेट नहीं है। ये टेस्ट दिया गया प्रदीप कुमार बिश्वास केस में। अब सुनिए आगे की स्टोरी। सर ये जो आर्टिकल 12 में हमने अभी स्टेट पढ़ा, उसके बाद हमने ये प्रदीप कुमार बिश्वास केस में उसका टेस्ट पढ़ा। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट यहां पे बनता है कि स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत ही क्या थी। तो स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत यह थी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, वो आप एक्सरसाइज करवा सकते हो ओनली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। कुछ ऐसे हैं जो आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकते हो, बट अगर हम मेजर की उसकी बात करें तो वो स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्स होते हैं। विच मीन्स कि कल को अगर राइट टू इक्वालिटी मुझे नहीं मिलता है, अगर मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलती है, अगर मेरे राइट टू लाइफ का वायलेशन होता है, अगर मेरे आर्टिकल 20 का वायलेशन होता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसके अगेंस्ट? उनको गारंटी कौन करेगा कि हाँ आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे? किसके अगेंस्ट एनफोर्स होंगे? दैट इज ओनली स्टेट। मैंने एक क्वेश्चन भी आज की क्लास में रखा था कि अगर मैं अपने घर के लिए कोई मेड रख रहा हूं और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फीमेल ही चाहिए, तो वहां पर मेरे अगेंस्ट
क्या आप राइट टू इक्वालिटी यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। वहां पर आर्टिकल 14 मेरे अगेंस्ट नहीं लगेगा, वो आपका स्टेट के अगेंस्ट ही लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये स्टेट है या क्या ये स्टेट नहीं है। उस पर भी बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट अभी बेसिक उस पर पहले बात करते हैं। यहां तक कोई इशू, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच नीड्स टू बी कवर्ड हियर, बट यहां तक पहले बताइए बेसिक्स आपके आर्टिकल 12 के यहां पे कंप्लीट हो गए। अब हम इसके नेक्स्ट वर्जन पे जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं स्टेट्स से लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई सवाल बताइए जी। फिर उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस पे आते हैं। साहबजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी कवर अप कर लेंगे। यस, आरडी शेट्टी इज आल्सो अ लीडिंग केस। देखिए इस पे लीडिंग केसेस तो बहुत है, बहुत सारे मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए जितनी चीजें मैंने बताई उतने में आपको क्लैरिटी हुई या नहीं हुई? अदर अथॉरिटी को आपके जजमेंट्स में जो है कई बार जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अदर अथॉरिटीज में कौन कौन सी आ जाएंगी जो कि लोकल अथॉरिटीज नहीं है, तो वो मैं जजमेंट्स कराऊंगा आपका, वहां से अदर अथॉरिटीज कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ये बताइए जो मैंने पॉइंट्स कराए वो समझ में नहीं आया तो टेस्ट का लास्ट पॉइंट क्या है? फंक्शनैलिटी पॉइंट क्या है? फंक्शनैलिटी का मतलब है कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्या आप लार्जर उसमें कोई गवर्नमेंट के फंक्शंस कर रहे हैं या आप अपने प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फंक्शनैलिटी चेक करेंगे। फाइनेंस का मतलब है मुझे फंडिंग कहां से आ रही है, क्या मैं अपना पैसा लगा के वो काम कर रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में या मुझे गवर्नमेंट फंड कर रही है। अगर गवर्नमेंट फंड कर रही है तो मैं स्टेट के अंडर आ जाऊंगा। मैं दोबारा से, आई थिंक ये टेस्ट के ही अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनके भी क्वेश्चंस आए हैं एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ जी, आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं जोशी जी, ठीक है। साहिल सिंह, हम ये साथ साथ में करते रहेंगे, कौन कौन से आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अजय हाशिया केस भी करेंगे। अभी केसेस पे मैं बता रहा हूं, अभी आर्टिकल 12 खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। चलिए अब आपके मैं क्वेश्चंस आंसर कर देता हूं, ज्यादातर के क्वेश्चंस इन्हीं के बारे में है। एक बार टेस्ट कंप्लीट करके उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस ही इसमें सॉल्व करते हैं, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सुनिए, और केस लॉज में इस पे करवाऊंगा, कम से कम 4 से 5 केस लॉज आपको करवाऊंगा इस पे, ठीक है। सुनिएगा आप, फाइनेंस का मतलब है पैसा, ठीक है। आप इस पे लिखेंगे तो क्या, वैसे फाइनेंस का मतलब है आपका फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है, ठीक है। इन शॉर्ट की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अब LIC है, LIC के पास जो पैसा है वो आ कहां से रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। इन शॉर्ट कि अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक जूते की फैक्ट्री बनाई है, तो क्या वो स्टेट हो जाएगी? अब वो फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा कहां से आया? वो मेरा अपना पैसा था, मेरे घर वालों ने दिया, दोस्तों ने दिया या रिश्तेदारों ने दिया। तो अगर सोर्स गवर्नमेंट है तो फिर उस केस में वो जो है आपकी स्टेट मानी जा सकती है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन, वो काम कैसे कर रही है, उनमें जो लोग अपॉइंट होते हैं उनको, उनका रोल कैसे होता है, क्या उसकी नोटिफिकेशन जाती है, एंड सो ऑन, ठीक है। तीसरा, फंक्शनैलिटी, वो काम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, वो काम क्या कर रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। क्या वो पब्लिक गुड के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट के फंक्शंस कर रहे हैं, तो वो स्टेट है। आपको एक अब एग्जाम का ही क्वेश्चन कराता हूं और इसी बेसिस पे कराता हूं, सुनिएगा, ठीक है। जुडिशरी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। जुडिशरी क्या वो स्टेट में आएगी या नहीं आएगी? ध्यान से सुनिएगा, जुडिशरी स्टेट में आएगी या नहीं आएगी? अगर जुडिशरी का फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में बात करें, आपकी कोर्ट्स बनाता कौन है? ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अब ये।
पहला चीज, आपकी कोर्ट्स बनाता कौन है? यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। फिर आपकी सैलरीज वगैरह कहां से आ रही हैं? तो इन शॉर्ट की फाइनेंस कहां से हो रहा है? स्टेट से हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन कौन जजेस बनेंगे या कौन कौन कोर्ट के ऑफिसर्स बनेंगे एंड सो ऑन, उनका अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है? तो क्या वो किसी एक इंडिविजुअल के उससे हो रहा है या फिर आपकी गवर्नमेंट के उससे हो रहा है? ठीक है, तो वो आपकी हाई कोर्ट ही करती है यूजुअली विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी, आप काम क्या कर रहे हो? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे काम भी पब्लिक गुड के लिए हो रहा है, गवर्नमेंट के ही फंक्शंस हो रहे हैं। तो फिर सवाल आता है कि सर जब हम जुडिशरी के बारे में बात करते हैं तो जुडिशरी किस कैटेगरी में फॉल करेगा? तो देखिए, जुडिशरी को आपको दो कैटेगरीज में डालना होगा। अगर जुडिशरी आपके पब्लिक फंक्शंस कर रहा है, ठीक है, उन सर्कमस्टांसेस में दैट इज गोइंग टू बी, जुडिशरी के फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से फंक्शंस हैं? व्हाइल परफॉर्मिंग नॉन जुडिशियल फंक्शंस, और दूसरा एक्सरसाइजिंग जुडिशियल फंक्शंस। अगर आप नॉन जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप स्टेट हैं, लेकिन अगर आप जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उस वक्त स्टेट नहीं है। अब ये डिफरेंशिएट की क्या जरूरत थी और ये क्यों किया गया? इन शॉर्ट की हमें जुडिशरी में देखना होगा हो क्या रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर एक ट्रायल चल रही है या अगर एक सिविल सूट चल रहा है तो क्या वो जुडिशियल फंक्शंस कर रहे हैं? क्या वो उस टाइम पे स्टेट कंसिडर किए जा सकते हैं? उस टाइम पर वो स्टेट कंसिडर नहीं किए जाएंगे जिस टाइम पर वो उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही है या कोई भी जुडिशियल फंक्शन चल रहा है। लेकिन अब नोटिफिकेशन आई है, हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हमें एपीपीस चाहिए, कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स चाहिए, कुछ जजेस चाहिए या कोर्ट के ऑफिसर्स चाहिए या कोर्ट में आपके और क्या क्या होते हैं, ये टाइपिस्ट चाहिए एंड सो ऑन, क्लर्क चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो क्या वो जुडिशियल फंक्शंस हैं? नहीं सर, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। तो जब वो ये फंक्शंस करेंगे तो उन्हें स्टेट ही कंसिडर किया जाएगा और उन्हें फंडामेंटल राइट्स को जो है उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, तो आई होप कि डिफरेंस इज क्लियर कि जुडिशरी को कब स्टेट की कैटेगरी में माना जाएगा और कब स्टेट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाए। हाँ, स्टेनो, मैं टाइपिस्ट बोल गया, वो स्टेनो याद नहीं आ रहा था। ठीक है, इसमें एक एग्जाम के लिए ना एक चार्ट बना लो। थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी करना होगा। मैंने आपके जो पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे चार्ट भी बनाया है। ठीक है, इस चार्ट से यूजुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू से ही मैंने बनाया, तो इस चार्ट को बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिएगा, ये स्टेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं और यहां पे स्टेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। ठीक है, विलेज पंचायत स्टेट कैटेगरी में आता है। ONGC, ठीक है जी, ये ONGC आपके अदर अथॉरिटीज में आता है। ठीक है, अभी अदर अथॉरिटीज पे तो केसेस वगैरह भी बहुत करेंगे, वहां से भी क्लैरिटी हो जाएगी। LIC, सेल्स टैक्स ऑफिसर। ठीक है जी, इंटरनेशनल
एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है जी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स यहां पर भी ले लीजिए, आप इनको एज एन एग्जांपल भी यूज कर सकते हो मेंस एग्जामिनेशन में, और पीटी में भी पीटी में तो यूज हो ही जाएंगे, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। कोई भी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है जी, अनएडेड प्राइवेट स्कूल, आज देख ही रहे होगे आप, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुलते हैं जो गवर्नमेंट से कोई भी फंड्स नहीं ले रहे होते हैं, तो वो स्टेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आपका पार्ट भी है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। एनसीआरटी, ठीक है। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्टेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। अब अगर इन जो मैंने आपको लिस्ट भी बनवाई है, इस लिस्ट पे अगर आप वो टेस्ट भी अप्लाई करना चाहोगे तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है जी। डन। चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है जी। आफ्टर दैट आई विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आपके बीसीसीआई का टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं अलग से ही कराऊंगा, ठीक है। केस लॉस के साथ ही वो आपको केस लॉस से ही समझना पड़ेगा, उसमें मैं सिर्फ इतने पे यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि एक यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, एक यूनिवर्सिटी जो है, क्या वो आपकी स्टेट में फॉल करती है या नहीं करती है? और जब मैं बात कर रहा हूं तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस बाय गवर्नमेंट। बताइए जी। यूनिवर्सिटी के केस में ना आपको क्वेश्चन तो बहुत इजी लगा होगा, बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें कि पहले कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट नहीं है, लेकिन बाद में जो आपकी करंट अब एनफोर्समेंट में होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ इट इज अ स्टेट। तो मैं आपको फाइनली जिसमें कहा गया उसकी जजमेंट की साइटेशन दे देता हूं, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी, जिसमें कहा गया कि जो आपकी ये अदर अथॉरिटीज में भी आ जाएगा और यूनिवर्सिटी में तो आएगा ही आएगा, जो आपकी अदर अथॉरिटीज वर्ड है ना, ठीक है, अदर अथॉरिटीज पे सबसे ज्यादा जजमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। अदर अथॉरिटीज के अंदर ही आपकी यूनिवर्सिटी भी फॉल कर जाएगी,
ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी इज स्टेट। बताइए जी। इस पे और जजमेंट्स करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे टुमारो। आज के लिए इतना ही। नाउ एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। बताइए जी। शिवानगी, answer to your question, yes, a private person can violate fundamental right. For example, Article 21. ठीक है जी, एक एक करके आराम से सवाल पूछेगा, मैं हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है, हाँ जी विनय, मैं ये अजय हाशिया वाला केस भी करवाऊंगा, डिटेल में कराऊंगा। आर्टिकल 12 कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इसमें केस लॉज आपके रह गए और कुछ क्वेश्चंस रह गए एग्जाम के। दैट्स इट। माधुरी, आपने कहा क्वेश्चन रिपीट, मैं समझा नहीं अब कौन से क्वेश्चन के बारे में आप बात कर रहे थे। साक्षी, आपका क्वेश्चन ऊपर चले गया क्या? साक्षी, क्वेश्चन दोबारा भेज दीजिए आप, मेरे को ऊपर जाके अब क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो मैं नीचे ही जा रहा हूं। ठीक है, आपने लिखा हुआ है रिप्लाई मी सर। नम्रताश, रेलवे क्या है? रेलवे आपका स्टेट में ही फॉल करेगा। निशा, रिपीट सर, जुडिशरी स्टेट और नॉट। निशा, जुडिशरी में आपको, जुडिशरी स्टेट में भी फॉल करता है और स्टेट में नहीं भी फॉल करता। आपको यह देखना होगा कि जुडिशरी कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर वो जुडिशियल फंक्शंस कर रहा है तो मैंने चार्ट बनवाया था, उस चार्ट को फॉलो अप कीजिएगा। अगर वो जुडिशियल फंक्शंस कर रहा है तो वो उस टाइम पे स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जुडिशियल फंक्शंस के अलावा कुछ फंक्शंस कर रहा होगा, जैसे रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो तब वो स्टेट है। ठीक है, अदनान खान, ये मैं जब आर्टिकल 15 पढ़ाऊंगा ना, तब मुझे एक बार ये क्वेश्चन याद दिलाइएगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। जब आप आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो जैसे अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड हो गई है। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। तो मतलब उससे हमें समझना है कि अब हमें अनटचेबिलिटी नहीं करना है। तो वो पॉजिटिव फॉर्म में भी दिया हुआ है और कहीं कहीं नेगेटिव फॉर्म में भी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है। हाँ जी सोनाक्षी, यू मे लीव अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो। ठीक है, हाँ जी प्रिंसी तिवारी, आपको हिंदी नोट्स इसके मिलेंगे। ठीक है, हिंदी नोट्स आपको मिलेंगे इसके, और बहुत बढ़िया हिंदी नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, हिंदी के एमसीक्यूज भी आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, साक्षी, लोकल अथॉरिटीज पर, लोकल अथॉरिटीज के लिए आप मेरे को कल भी याद दिला देना। लोकल अथॉरिटीज अभी मैंने करवाया नहीं है। सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, 1897, ये मैं कल भी कराऊंगा क्योंकि अभी काफी स्टूडेंट्स ने लीव भी कर दिया है। ठीक है, तो कल भी याद दिला दीजिएगा। इसमें म्युनिसिपल कमेटी और आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये सब फॉल कर जाते हैं। ठीक है, जैसे एमसीडी। चंचल शर्मा, आपने कहा जुडिशरी समझ नहीं आया। ठीक है चंचल जी, ध्यान से सुनिएगा। एक जज कोर्ट में बैठ के फैसला सुनाता है तो क्या उसका वही काम होता है? आंसर इज नो। जजेस को और भी काम दिए जाते हैं। जैसे कि अब कोई रजिस्ट्रार है, उसका क्या काम है? रिक्रूटमेंट करना। एक जज है जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, एक जज है जो कोर्ट में फैसले दे रहा है तो दोनों जज हैं, दोनों जुडिशरी के अंडर आते हैं। तो अब सवाल ये आया कि सर क्या जुडिशरी स्टेट में ही आएगी या जुडिशरी स्टेट में नहीं आएगी? तो जवाब दिया गया कि आप ये देखिए जुडिशरी में काम क्या हो रहा है। जो जज रिक्रूटमेंट कर रहा है, क्या वो जुडिशियल फंक्शन कर रहा है? नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रहा है। तो उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर वो स्टेट माना जाएगा।
लेकिन वही जुडिशरी जब फैसले सुनाएगी तब उसको क्या कहा जाएगा? तब उसको कहा जाएगा कि हां सर, ये जो है स्टेट नहीं है। एक और सिंपल एग्जांपल लीजिए। मैं एक इंडिविजुअल हूं, संदीप खत्री। जब मैं घर जाता हूं तो मैं किसी का बेटा हूं, किसी का हस्बैंड हूं, किसी का फादर हूं। पर्सन तो मैं ही हूं ना, क्योंकि मैं घर में हूं। लेकिन जब मैं ऑफिस में होता हूं तो मैं किसी का कलीग हूं, किसी का एजुकेटर हूं। लेकिन मैं हूं तो संदीप खत्री, तो मैं दोनों में कैसे फॉल कर गया? तो मुझे यह देखना होगा कि संदीप खत्री है कहां पे। अगर संदीप खत्री घर है तो घर पे संदीप खत्री एजुकेटर नहीं है, घर पे संदीप खत्री किसी का कलीग नहीं है। उसी तरीके से जुडिशरी में आप काम क्या कर रहे हो? अगर जुडिशियल फंक्शंस कर रहे हो तो स्टेट नहीं हो, और अगर जुडिशियल फंक्शंस नहीं कर रहे हो तो फिर आप स्टेट हो। आई होप कि अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। संजना सक्सेना, आपने उन्नी कृष्णन जजमेंट का रेफरेंस दिया है। देखिए 1993, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा संजना, क्योंकि मेरे पास जो जजमेंट है दैट इज ऑफ 1967। ठीक है, तो मैं कल आपको इस पर रिवर्ट बैक कर देता हूं। ठीक है, प्लीज गिव मी सम टाइम टू रिकन्फर्म दिस। ठीक है, मैंने पिक ले लिया। हां जी, अदर अथॉरिटी स्टेट होगी दीपक जी। ठीक है सर, ये ऑल 3 देखना है स्टेट के लिए या फिर ऑल 3 देखना है साक्षी? ऑल थ्री। ठीक है, हां जी, यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ स्टेट। ठीक है, प्रीति कुमारी, एनसीईआरटी के लिए तो मुझे भी रीजंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगेन आई एम टेकिंग अ पिक्चर, मैं आपको कल रीजंस इसके बता देता हूं। एक्सरसाइजिंग जुडिशियल फंक्शन फॉर्म इन द फंक्शनैलिटी। नहीं, उस वक्त आप अपने जुडिशियल के फंक्शंस को एक्सरसाइज करोगे। आप उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं हो। तान्या सक्सेना, ध्यान से सुनिएगा सवाल। 3 ऑर्गन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। पहला आपका लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। आप कहना चाह रहे हैं कि आप जुडिशरी को जो है लेजिस्लेचर और इनके साथ मिक्सअप कर दीजिए, तो वो मिक्सअप हम अलाउड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जब वो जुडिशियल फंक्शंस करेगा तो वो जुडिशरी है, वो स्टेट नहीं है। ठीक है, स्टेट में यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से सुनो। स्टेट में यहां पे कुछ, तानिया बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेट में यहां पर क्या आ रहा है कि आप गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी हो। क्या जुडिशरी गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है? आंसर इज नो। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही है तब वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलेगी। आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इस पे इतने क्वेश्चंस वैसे आने नहीं चाहिए थे, या तो मुझे कुछ और एग्जांपल्स लेने होंगे। बहुत बढ़िया, आसिफ खान जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि सर कुछ सेक्शंस में मीन्स एंड इंक्लूड लिखा होता है तो दे आर एग्जॉस्टिव। ठीक है जी, फिर वहां पे आप मीन्स को जो है वो प्रिवेल कराते हो। ठीक है, मुकेश, 51% ऑफ गवर्नमेंट शेयर का मतलब है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया कंट्रोल आपके पास है, तो वो सेकंड टेस्ट आपने पास कर लिया। अब आपको इसके बाकी 2 टेस्ट भी देखने होंगे। ठीक है राजू, मैंने जज का बहुत डिटेल में बता दिया है। ठीक है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा मैं कल कोई दूसरा एग्जांपल लेके बता दूंगा। अदनान खान, सारे पॉइंट फुलफिल होने चाहिए। प्रियंका, तीनों टेस्ट पूरे होने चाहिए। ठीक है, चंचल शर्मा, जुडिशरी फंक्शन मैंने रिपीट कर दिया है। अपने वर्ड्स में आंसर नहीं आ रहा है लिखने, अपने वर्ड्स में। रिंकू जी, अगर आप अपने वर्ड्स में आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब लैंग्वेज का इशू है।
ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप आंसर लिखें आप बुक्स को यूज करते हुए, नोट्स को यूज करते हुए आंसर लिखें, और देखिए कि आप बुक्स को यूज करके आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, गूगल को यूज करके आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, मिलन क्रिमिनल लॉज जो है ना आपके, क्रिमिनल लॉज जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉज का जो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होगा। हिमांशु 226 जो है वो आपका रिट की फॉर्म में है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप आर्टिकल 32 के साथ जरूर पढ़ते हो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। लेकिन एडवाइजेबल यही रहता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप पहले हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 226 के अंदर, 32 में तो जा ही सकते हैं। इंशा ये आप इसमें ये कह सकते हैं कि आप इसमें ये सिर्फ आंसर लीजिए कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन, मतलब सबसे ज्यादा जो सोर्स लिया गया है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, डी पुरी, मैं एक बार ऊपर चले जाता हूं जी, आपका क्वेश्चन अगर मुझे मिल गया तो, नहीं मैं इससे ऊपर तो जा भी नहीं सकता, माफ कीजिएगा डी पुरी। आपके लिए मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं, जिनको अगर क्वेश्चन वॉइस नोट में भेजना है या यहां पे किसी भी रीजन से आंसर नहीं हो पाता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आप मेरी भी एक बार सोचिए कि मैं अगर एक क्वेश्चन पढ़ता हूं तो कई बार 2-3 क्वेश्चन में जब तक उसका आंसर देता हूं ऊपर चले जाते हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एज वेल। मैं आपकी सिचुएशन कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूं कि आपको तीसरी बार अगर क्वेश्चन लिख रहे हो ऑब्वियसली वो एक इरिटेशन होगी। तो व्हाट यू कैन डू इज, आई डू हैव सम ऑप्शंस फॉर यू। अब देखो सॉल्यूशन हर चीज का है, इंटेंशन होनी चाहिए सॉल्व करने की। ठीक है, और मेरी पूरी इंटेंशन है कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूं, दैट इज व्हाई आई हैव दिस। तो आप अपने सवाल यहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आप इस आईडी के थ्रू भी जा सकते हैं, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। ठीक है, जैस्मीन एआर अंतुले वाला जजमेंट मैं श्योर नहीं हूं कि मैं ये करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। ठीक है, कामना मैंने इस क्वेश्चन का अभी अभी आंसर किया है। ठीक है, कि आप जुडिशरी और जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो, इसीलिए वहां पे स्टेट नहीं बनाया है जुडिशियल फंक्शंस करते हुए। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो बोलेगी वो थोड़ी ना करेगी जुडिशरी। ठीक है, आप अदर अथॉरिटी में अगर जुडिशरी को डाल दोगे तो मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जुडिशरी? है अथॉरिटी? आंसर इज नो। ठीक है, मैं इस पॉइंट को ना सुनिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं इस टॉपिक को, जुडिशरी वाले टॉपिक को एक नए तरीके से आपके सामने कल प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, हैप्पी? तो टेंशन मत लो, आपको सिर्फ मुझे यहां यह बताना है कि आपको क्या समझ में नहीं है, उसके बाद वो इशू मेरा है, वो प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं जुडिशरी को लेके, तो मैं कल एक नया एग्जांपल ले लूंगा इस पे। हाँ जी, वो विनय आर्टिकल 13 के साथ साथ ही करेंगे वो डॉक्ट्रिन्स, तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं, मतलब डिबेट ही नहीं है इसमें तो कोई। दीपक जुडिशरी वाला मैं कल करा दूंगा। ठीक है, सिया मेरी वॉइस पे फोकस करो बस। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और दूर हो जाऊंगा तो वैसे तो पढ़ तो यहां से भी लूंगा, फिर मैं वो माउस यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जुडिशरी वाली स्लाइड आपको मैं अभी दिखा देता हूं। हाँ जी, ऐप में ही होगा जुडिशरी वाला टेस्ट सीरीज। ठीक है,
कोमल, आपको सिटीजनशिप एक्ट नहीं पढ़ना है। जोशना लेखा वो अलग, वो है अपॉइंटमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहां पे स्टेट का रोल नहीं आएगा, वहां पे स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जजेस का या हाई कोर्ट जजेस का। वो वहां पे स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां पे आपका प्रेसिडेंट प्लस आपके इनका रोल है जजेस का, ठीक है। तो वो उन दोनों के बीच में तो स्टेट का वैसे ही कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को कल दोबारा बताने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। साक्षी अग्रवाल, इवन आई नीड टू चेक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लें और उसे चेक करें, ठीक है। हमें अब, मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फाइनेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया नहीं है, तो आई कैन नॉट आंसर दैट। उसके बेसिस पे टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन क्या वो सारा कुछ वो भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। उसके तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तो हमें फंक्शंस ही पता है सिर्फ। सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है? विभा वर्मा, इसके लिए आपको सिटीजनशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा 1955, ठीक है जी। You have to go through with that. Thank you very much, Vinay, for referring this case to me in case of NCERT. I appreciate that. Thank you. Sir, advocates state registration amount reduce होगा as per to recent judgment. साक्षी, इस पे मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगेन मतलब ये तो मतलब मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे को नहीं, मैं इसको फॉलो अप भी नहीं कर रहा हूं कि होगा या नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है। अदनान खान, ईच पॉइंट होना चाहिए। जज के मैं अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैं कल दोबारा ही कराऊंगा। हाँ जी, लोकल और अदर अथॉरिटीज आर डिफरेंट। अदनान खान, दोनों डिफरेंट है। हाउ टू इम्प्रूव लीगल लैंग्वेज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? बेयर एक्ट पढ़िए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बेयर एक्ट पढ़िए जोशी जी, और ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज पढ़िए, तभी लीगल लैंग्वेज इंप्रूव होगी। कोमल, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है मैंने। यस, जुडिशरी इज ऑटोनोमस बॉडी। एक सेकंड, आकांक्षा, आई गेस इसमें दोनों ही यूनिवर्सिटी आएंगी क्योंकि जजमेंट में सिर्फ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है, ठीक है। आदित्य जोशी, 226 जब पढ़ेंगे वो तब उस पर आएंगे, आर्टिकल 32 और 226 पे। जैस्मीन, स्टेट वाली जुडिशरी का तो मैं दोबारा बाद में ही बात करूंगा। आकांक्षा गुप्ता, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, यस, ठीक है। उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी इंक्लूड्स बोथ द यूनिवर्सिटीज।
ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इट्स ओके कोमल, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आई विल टेक सम अदर एग्जांपल्स व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट। तो कल मैं जुडिशरी वाले कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करूंगा, फिर आपको कुछ जजमेंट्स कराऊंगा, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन आर्टिकल 12, और फिर फिनिश करके वी विल जंप ऑन आर्टिकल 13। ठीक है जी, ये रहेगा कल का शेड्यूल। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सुमन चौधरी, वर्ड लिमिट हर एक एग्जाम के हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट होती है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट का एग्जाम दे रहे हो। इसमें बेस्ट ये होगा जो भी स्टेट का आप जानना चाहते हो उसका मेंस का क्वेश्चन पेपर कहीं से अरेंज कर लो या बुक स्टोर से परचेज कर लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। वहां पे लिखा होता है आपके क्वेश्चन पेपर की शीट पे ही कि आपको फिक्स्ड शीट मिलेगी या n नंबर ऑफ शीट्स मिलेंगी या कितने वर्ड्स में कितने क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। जब आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिनिमम मेरी सजेशन रहती है कि 500 मार्क्स का 500 वर्ड्स का आप मिनिमम आंसर लिखें। जीनत, तो ये मेंस का क्वेश्चन होगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है जी। शक्ति पांडे, अभिनव सर व्हेन विल कम? अब शक्ति पांडे जी, मेरा मतलब अंदाजा है कि होपफुली सैटरडे तक मेरी क्लास चलेगी। नेक्स्ट मंडे को आपको अभिनव सर होपफुली जो है कंप्लीटली रिकवर होकर और आपकी क्लासेस लेंगे। ठीक है, बट अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है, वो मैंने शक्ति पांडे जी आपको आगे पास ऑन कर दी है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, सबसे ऊपर आ जाएगा। कोई सवाल रह गया फटाफट से पूछ लो, क्योंकि अभी एंड आया हुआ है तो सबसे ऊपर आपका सवाल आएगा, फटाफट से पूछ लो। और कुछ? अरे मैं तो हूं ही, मेरे से आप कभी भी कुछ भी सवाल पूछना हो यहां पे पूछ लीजिएगा, तो मैं तो हूं ही आपके साथ। ठीक है, हो गया सर रिड्यूस 600। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिड्यूस हो गया 600? सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला है अगर फीस बढ़ानी है। अच्छा, मयंक उसका आंसर कर रहे हैं, वो किसी स्टूडेंट का आंसर आया था कि रिड्यूस होंगी या नहीं होंगी, तो मयंक जी बता रहे हैं उन्होंने फॉलो अप किया है तो 600 हो गई है। ठीक है, आकांक्षा गुप्ता, मैंने आपको लिस्ट में भी लिखवाया है स्कूल्स के बारे में। अगर अनएडेड प्राइवेट स्कूल है तो वो स्टेट में फॉल नहीं करेगा, गवर्नमेंट स्कूल है तो वो फॉल करेगा। ठीक है, चलिए। अरे मैं हूं ही आप सबके साथ, टेंशन ना लो। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, हमारा तो जीना या मरना यही है। ठीक है, अभिनव सर से सीख लो जितना सीख सकते हो। ठीक है, मैं तो हूं ही यहाँ पे, मुझसे तो कभी भी कुछ भी पूछ ही लोगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मत जाने दिया करो ऐसी ऐसी। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन, यस, इट्स टाइम टू से पीस।